जय हिंद विद्यार्थी, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे। आज हम लोग प्रत्यावर्ती धारा का अंतिम वीडियो ये है। आज प्रत्यावर्ती धारा का ये अंतिम वीडियो है। हम लोग 2 या 3 वीडियो कर चुके हैं। प्लीज आप उसे जाके जरूर देखें, क्योंकि यहीं से प्रत्यावर्ती धारा से 3 या 4 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। तो आपसे एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। तो ऐसा तभी होगा जब आप वीडियो को देखेंगे। आप पहले जाके उस वीडियो को देखें, अगर आप नहीं देखे हैं तो। अगर देख लिए तो आइए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आता है प्रत्यावर्ती धारा में। और जितना भी क्वेश्चन आएगा आप कर पाएंगे अगर आप वीडियो देखे होंगे तो। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है। तो हम आपके जानकारी के लिए बता दें कि वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जिसको आप लोग डायनेमो कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? डायनेमो। इसे जनरेटर, विद्युत जनित्र भी बोल सकते हैं। क्योंकि जनरेटर जो है, पहले आप उसको क्या करते हैं? घुमाते हैं, फिर वो जनरेटर आपको बिजली देती है। तो इंग्लिश में उसे विद्युत जनित्र भी कहा जाता है। और विद्युत जनित्र, अगर इसी को उल्टा सवाल कर दिया जाए कि वह कौन सा ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, वह कौन सा ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। वह यंत्र का नाम है भाई मोटर। क्योंकि सबके घर में मोटर होगा, सबके घर में जनरेटर होगा। मोटर है तो आप ये देखे होंगे कि पहले हम लोग बिजली देते हैं, है ना, उसके बाद वो रोटेट करता है, फिर हमको पानी देता है। ठीक है ना। अगर आपके घर में मोटर लगा हुआ होगा तो मोटर का काम है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, और जनरेटर का काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ठीक है। तो याद रखिएगा, वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसको आप डायनेमो के नाम से जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है? ट्रांसफॉर्मर एक युक्ति है। आप याद रखिएगा, ट्रांसफॉर्मर एक युक्ति है जो क्या करता है ना, जो क्या करता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलता है और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलता है। और ये एक एसी युक्ति होता है। तो इसका राइट आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, एसी वोल्टता को बढ़ाता है, एसी वोल्टता को बढ़ाता है तथा एसी वोल्टता को घटाता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो वोल्टेज को बढ़ाता भी है और वोल्टेज को घटाता भी है, जो एसी के फॉर्म में होता है, अल्टरनेटिंग करंट। अगला क्वेश्चन कि ट्रांसफॉर्मर में ऐसी कौन सी राशि है जो बदलता नहीं है। आपको पता है ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को बढ़ाता भी है और वोल्टेज को घटाता भी है, अर्थात ये तो बदल जाता है। ट्रांसफॉर्मर धारा को भी बढ़ाता है, धारा को भी घटाता है, बदलता है हमारा धारा। तो ना ही वोल्टेज होगा ना ही धारा होगा, इसका सिर्फ और सिर्फ राइट आंसर होगा आवृत्ति। क्या होगा भाई? आवृत्ति। क्योंकि आपको पता है इंडिया का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 50 हर्ट्ज होता है और इसका आवृत्ति कभी बदलता नहीं है। ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जो आवृत्ति को कभी भी परिवर्तन नहीं करता है। तो याद रखिएगा, ट्रांसफॉर्मर में जो राशि नहीं बदलती उस राशि का नाम होता आवृत्ति। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है कि शीर्ष धारा और वर्गमूल धारा में संबंध बताइए। तो आपको एक फॉर्मूला पढ़े होंगे,
आई आर एम एस बराबर होता है आई नॉट बटे √2। अगर नॉट नहीं दिया रहेगा तो एम होगा, क्योंकि ये मैक्सिमम धारा को रिप्रेजेंट करता है ना। तो ऑप्शन में ये भी दे सकता है या फिर ऑप्शन में ये भी दे सकता है। क्या देगा भाई? क्योंकि जब आप एक में √2 से भागा दीजिएगा, इसका मान आएगा 0.707, तो आपको दशमलव के फॉर्म में भी ऑप्शन दे सकता है। तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जब एक में √2 से भागा दीजिएगा तो हो जाएगा 0.707 आई नॉट। अगर आई एम के फॉर्म में रहेगा, इसको ऐसे लिखेगा 0.707 आई एम, है ना। तो ये आपका राइट आंसर हो गया, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। क्या पूछा जा रहा है किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा इतना दिया हुआ है और विभव इतना दिया हुआ है। आपको निकालना है परिपथ में शक्ति हानि। क्या निकालना है भाई? शक्ति हानि। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से देखेंगे। शक्ति हानि का फॉर्मूला होता है P बराबर VRMS इंटू होता है IRMS इंटू होता है भाई cos फाई। क्या होता है भाई? cos फाई। और जहां हमारा फाई होता है कलांतर, फाई क्या होता है भाई? कलांतर। तो यहां पे कलांतर निकालना है, VRMS का मान निकालना है, IRMS का मान निकालना है। और कलांतर आप तभी निकाल सकते हैं जब दोनों सेम होगा, या फिर cos ओमेगा टी ही दोनों होगा, या फिर दोनों sin ओमेगा टी ही होगा। तो ऐसा करते हैं कि ये कोश में है ही, इस चीज को हम लोग कोश में बदल देते हैं। लेकिन आपको एक फॉर्मूला हम पहले बता देते हैं। फॉर्मूला क्या पढ़े होंगे आप लोग? कोस माइनस थीटा बराबर क्या होता है भाई साहब? कोस थीटा। और एक फॉर्मूला और पढ़े होंगे आप लोग, कोस 90 माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है? साइन थीटा के बराबर। किसके बराबर होता है? साइन थीटा के बराबर। तो आइए हम लोग इस चीज को बदलते हैं। भी बराबर दिया हुआ है 200 और साथ में दिया हुआ है भाई साइन ओमेगा टी। क्या दिया हुआ है? साइन ओमेगा टी। तो आप ये बताइए, क्या साइन थीटा को हम लिख सकते हैं ना कोस 90 माइनस थीटा? तो आइए लिखने का प्रयास करते हैं इसको। क्या लिखेंगे भाई? कोस 90 माइनस थीटा। और थीटा का काम क्या कर रहा है भाई? ओमेगा टी। थीटा का काम क्या कर रहा है? ओमेगा टी। अब हम क्या करते हैं, इस ओमेगा को प्लस में लाएंगे, ओमेगा टी को प्लस में लाएंगे। तो बताइए क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? 200 कोस, इसमें क्या करेंगे माइनस, अगर कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस में तो हो जाएगा प्लस में। क्या हो जाएगा? ओमेगा टी माइनस 90। बताइए किसी को समस्या? और कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है। कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है। तो थीटा का काम तो ये पूरा कर रहा है, तो ओमेगा टी माइनस 90। बताइए किसी को यहां तक कोई समस्या है? नहीं समस्या है। अब हमको क्या होगा, कलांतर निकालने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। कलांतर निकालने में क्या होगा? बहुत ही आसानी हो जाएगी। कलांतर का मतलब होता है कला का अंतर। बताओ यहां पे कला क्या है? ओमेगा टी माइनस 90, और यहां कला क्या है? माइनस ओमेगा टी। तो आप ये बताइए, ओमेगा टी से ओमेगा टी क्या हुआ? कट गया। ओमेगा टी से ओमेगा टी कट गया, तो बताइए ये आया माइनस 90 आया। कितना आया भाई? माइनस 90। अब सबसे पहले इस फॉर्मूला में हमको रखने से पहले सबसे पहले VRMS का मान और IRMS का मान निकालना है। आप लोग पढ़े होंगे ना, जब I का समीकरण दिया होता है, I बराबर होता है IM साइन IM कोस ओमेगा टी। यहां पे होगा V बराबर VM कोस ओमेगा टी। तो ये हमारा VM का मान है, और ये हमारा किसका मान है भाई? IM का मान। तो आइए सबसे पहले हम लोग IRMS निकालते हैं। IRMS बराबर होता है IM बाय √2। IM का मान कितना दिया हुआ है? 5 बटे हो जाएगा √2। फिर आइए हम लोग VRMS का मान निकालते हैं। VRMS बराबर होता है VM बाई √2। बताओ VM का मान कितना दिया हुआ है? 200, और बटे क्या हो जाएगा? √2। देखो यहाँ पे। अब आइए फॉर्मूला में हम लोग रखते हैं। बताइए P बराबर क्या होता है? VRMS इंटू IRMS इंटू कोस फाई। चलिए मान रखते जाइए। VRMS का मान कितना निकला भाई? 200 बटे √2। IRMS का मान कितना निकला? 5 बटे √2।
और फाई का मान कितना निकला -90, और कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है। तो बताइए कोस 90 का मान कितना होता है भाई? कोस 90 का मान 0 होता है। तो इतना तो निकालना भी नहीं पड़ेगा, काहे ले निकाले भाई इतना, तो आराम से 0, क्योंकि 0 से इसमें गुना कीजिए 0 ही होगा। कितना आसान सा क्वेश्चन है, बस चुटकी बजाइए सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। और नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए। देखिए क्या बोल रहा है, दो तरंग का, ये तो व्यतिकरण का क्वेश्चन आ गया भाई। विद्युत धारा में व्यतिकरण का क्वेश्चन क्यों दे दिया, कोई बात नहीं, चलिए लिख लेते हैं, क्योंकि विद्युत धारा एक तरह से तरंग जैसा ही चलता है। देखो यहां पे y1 का समीकरण दिया हुआ है, y1 बराबर क्या है भाई 4 sin ओमेगा t, कोई दिक्कत। और y2 का फॉर्मूला, y2 का जो समीकरण दिया हुआ कितना दिया हुआ है 3 cos ओमेगा t, कोई दिक्कत। तो बताओ ये किसका मान है, ये आयाम का मान है। a1 का मान कितना दिया हुआ है 4, और ये भी आयाम का मान है। a2 का मान कितना दिया हुआ है 3, क्योंकि अगर आप व्यतिकरण पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ये आयाम होता है, ठीक है। और अधिकतम आयाम आपको निकालना है। देखो परिणामी, अधिकतम परिणामी आयाम का मान ज्ञात कीजिए। तो अधिकतम अगर परिणामी आयाम का मान निकालना है तो इसका फॉर्मूला होगा a मैक्सिमम का मान निकालना है। किसका मान निकालना भाई, a मैक्सिमम का मान निकालना है ना, आयाम का a मैक्सिमम का मान निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर। बताइए a1 का मान कितना दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, और a2 का मान कितना दिया हुआ है 3 का स्क्वायर। तो बताओ 4 चौक 16, 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल बताओ कितना आ जाएगा। a मैक्सिमम हमारा जो अधिकतम आयाम का मान आएगा वो कितना आएगा भाई 5 आएगा। तो बताइए ऐसे क्वेश्चन को आप आराम से आंसर दे सकते हैं। a मैक्सिमम का मान आया 5। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाने में जरूरत होता है कब, जब इसका उच्च प्रतिरोधक हो, उच्च प्रतिरोधक हो, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है भाई कि क्षय गुणांक की एसआई मात्रक क्या होता है। तो आप याद रखिएगा क्षय गुणांक का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है या फिर सेकेंड इनवर्स होता है। जैसे आप आवृत्ति का फॉर्मूला पढ़े होंगे ना, उसी प्रकार से आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, सेकेंड इनवर्स होता है। उसी प्रकार से क्षय गुणांक का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है भाई हर्ट्ज होता है। अगर आपको ये पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि नाभिक में परमाणुओं की क्षय की दर नाभिक में उपस्थित प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होता है, और जैसे ही आप इसे समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो ये आता है आपका क्षय गुणांक, है ना। आप लोग पढ़े होंगे यही हमारा क्षय गुणांक होता है। तो बताओ ये हमारा होता है संख्या, और ये भी हमारा होता है संख्या, और संख्या का मात्रक नहीं होता है, और समय का मात्रक क्या होता है भाई सेकेंड, है ना, क्योंकि ये संख्या है, संख्या से संख्या कैंसिल, और सेकेंड समय का मात्रक सेकेंड, इसलिए इसका मात्रक क्या हो गया सेकेंड इनवर्स। और सेकेंड इनवर्स को आप हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। क्या आपको समझ में आ गया? अगर आ गया तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है कि कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात क्या होगा। कितना आसान सा क्वेश्चन है। देखिए तो पूछ रहा है कि अगर परिपथ में एल प्रेरकत्व लगा हुआ है तो उसका प्रतिघात बताइए। तो आप लोग फॉर्मूला पढ़े होगा ना भाई, है ना। एल के लिए प्रतिघात का मान कितना होता है ओमेगा एल। कितना आराम सा आंसर है बताइए इसका। कुछ है क्या? कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, शक्ति गुणांक के लिए सही है। क्या है? शक्ति गुणांक के लिए बताओ सही क्या है। इसका फॉर्मूला होता है यथार्थ माध्य शक्ति। यथार्थ माध्य शक्ति बटे क्या होता है भाई आभासी माध्य शक्ति। यथार्थ माध्य शक्ति बटे क्या होगा आभासी माध्य शक्ति। इसका राइट आंसर तो यही हो जाएगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया कि धारितीय प्रतिघात होता है, अर्थात जब परिपथ में केवल और केवल कैपेसिटर लगा हुआ है तो बताइए इसका प्रतिघात क्या होता है। तो आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे कि धारितीय के लिए अर्थात संधारित्र के लिए प्रतिघात होता है 1/ωc। क्या आंसर है भाई, कितना आसान सा आंसर है, कुछ है क्या, कुछ नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग ऑप्टिक्स के साथ। जय हिंद, नमस्कार।